दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ पीसीएस के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस वीडियो में हम स्थानीय स्वशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है कि यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है ये नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है, बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि ये नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, सही है। चौथा है यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है, तो ये आपका सही नहीं है। 1, 2 और 3 आपके सही हैं। देखिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 क और 243 त से 243 य छ तक 18 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची 12वीं जोड़कर नगरों में स्थानीय शासन के विषय में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। ये अधिनियम 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ था और 74वें संविधान संशोधन में कुछ विशेषताएं हैं, जैसे 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है: नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें। दूसरा कार्यकाल है तो 5 वर्ष है, हालांकि इनसे पूर्व भी इनको भंग किया जा सकता है। और अनुच्छेद 243 न अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या और कुल नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगर पालिका में आरक्षण प्रदान करता है और महिलाओं को कुल सीटों के न्यूनतम 1/3 जिसमें एससी एसटी महिलाओं से संबंधित आरक्षित सीटें भी हैं, सीटों पर आरक्षण प्रदान करता है और ये सभी राज्यों में प्रयोज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रास्थिति दी गई है? तो सही उत्तर है 74वां संविधान संशोधन 1992। आप जान लीजिए दोस्तों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 क और अनुच्छेद 243 त से 243 य छ तक 18 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय निकायों के विषय में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 74वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। पहला है ग्रामीण क्षेत्र, दूसरा शहरी क्षेत्र। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? शहरी क्षेत्र। आप जान लीजिए केवल 2 ऑप्शन हो जाएगा। भाग 9 का जो है दोस्तों, इसमें शहरी क्षेत्र यानी नगर पालिकाओं की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश से संबंधित जो विशेष प्रावधान है, इसमें देखिए मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 243 न 1। देखिए अनुच्छेद 243 न 1 के तहत प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशाक्य वही होगा जो उस नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? आपको बताना है। तो मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड आदि राज्यों में जहां नगर निगम के सभासद के साथ मेयर का भी प्रत्यक्ष चुनाव होने का प्रावधान है, वहां पर मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जिन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मेयर का अप्रत्यक्ष चुनाव नगर निगम के सभासदों द्वारा होता है, वहां पर मेयर का कार्यकाल अलग अलग। दिल्ली और बेंगलुरु में 1 वर्ष, मुंबई में 2.5 वर्ष है
और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये प्रश्न है तो यूपी के संबंध में पूछा गया है। सही उत्तर 5 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए निम्नांकित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अधिसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, नगर क्षेत्र के अंतर्गत, बिल्कुल सही है। जिसकी जनसंख्या कम से कम 5,000 हो, बिल्कुल सही है। जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषि कार्यों में जो है लगी हो, तो ये सही नहीं है। और जहाँ जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, सही है। तो कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, जहाँ पर दोस्तों कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषि कार्यों में लगी हो, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जो नगर पालिका या म्यूनिसिपैलिटी, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र में शामिल हैं, जो नगरीय क्षेत्र हैं, उनकी विशेषताओं में देखिए, न्यूनतम जनसंख्या 5,000 हो, कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 60% नहीं बल्कि 75% गैर कृषि कार्य में संलग्न हो, और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और ये सभी तीनों ही शर्तें पूरी करनी चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। कारण है कि बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है, बिल्कुल सही। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 243 ओ यानी 243 थ के अनुसार प्रत्येक राज्य में कृषि बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का गठन किया जाता है। और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे राज्यपाल उस क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिशतता, आर्थिक महत्व आदि को ध्यान में रखते हुए लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। उसके बाद एक नगर निगम निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किया जाता है। बड़े नगरों के आकार, जनांकिकी स्वरूप, व्यापक आर्थिक गतिविधियों आदि के कारण इन नगरों का प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है। इसी कारण यहाँ स्थानीय शासन अभिसंरचना के रूप में नगर निगम का गठन किया जाता है, जिनके पास तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तियाँ और प्राधिकार होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अनुमोदन के अतिरिक्त पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन, या राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन। तो इसमें कोई नहीं हो जाएगा, आप राज्य सरकार दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन अंतिम निर्णय लेगा यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो। तो ये प्रश्न छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद अधिनियम 1961 की धारा 29(2) के अंतर्गत पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन करेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए कौन सक्षम है। तो उत्तर है संबंधित राज्य का राज्यपाल। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 9 क के अनुच्छेद 243 त घ के तहत किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र राज्य के राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। तो उत्तर है 8 व्यक्तियों के। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान पीसीएस से संबंधित ये प्रश्न है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 में वर्ष 2021 में जो नवीन संशोधन हुआ उसमें अब आप जान लीजिए कि नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले अधिकतम 8 व्यक्तियों को नगर परिषद में, 6 व्यक्तियों को नगर पालिका बोर्ड में और 12 व्यक्तियों को नगर निगम में नाम निर्दिष्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं होगा। तो कब। तो उत्तर है 21 वर्ष की आयु सीमा पर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप देख लीजिए कि नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति जो है नगर
नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति 21 वर्ष की आयु सीमा पर निर्धारित नहीं होगा। तो नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए अर्हता क्या है? तो ये प्रश्न छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। तो आप देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ पीसीएस के अनुसार नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए अर्हता जो है, इसमें देखिए अध्यक्ष पद के लिए उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, पार्षद हेतु उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और कोई भी व्यक्ति 2 वार्ड से पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 5 कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। 1, 2 और 5 इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है कि नगर पालिका की अवधि के विषय में क्या सही है? तो ऑप्शन देखिए, नगर पालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है। दूसरा है, नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है। नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष की होती है, और यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई तो नई नगर पालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी, और यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई तो नई नगर पालिका 5 वर्ष के लिए गठित की जाएगी। तो इसमें से कौन से सही हैं? देखिए, इसमें से सही क्या है तो आप जान लीजिए। सही है 2, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। तो आप जान लीजिए दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 243 यू तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद अधिनियम 1961 की धारा 36 के अनुसार नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है, और नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष की होती है। किसी नगर पालिका की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस नगर पालिका के विघटन पर जो कोई नगर पालिका गठित की जाती है, केवल शेष भाग के लिए ही गठित की जाती है। तो इस तरह से नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई हो तो नई नगर पालिका 3 वर्ष के लिए गठित की जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन या रिकॉल के विषय में क्या सही है आपको बताना है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। और पहला है कि परिषद के 3/4 सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया आरंभ की जा सकेगी? नहीं। परिषद के 3/4 निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है? बिल्कुल सही है। और इसके अलावा देखिए, यदि परिषद बहुमत से प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव पारित करती है तो कलेक्टर कार्रवाई करेगा? सही नहीं है। सामान्य मतदाताओं द्वारा बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जाता है? बिल्कुल सही है। और देखिए, सामान्य मतदाताओं द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ये सही नहीं है। और पूरे कार्यकाल में केवल एक बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, सही है। पूरे कार्यकाल में 2 बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, ये आपका सही नहीं है। तो 2, 4 और 6 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रावधान दोस्तों छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में प्रावधानित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण है, नगर पंचायत। देखिए, नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में क्या सही है तो आप जान लीजिए। नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, सही है। और वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है। और वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है, ये गलत है। तो 1, 2, 3 इसमें आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न भी छत्तीसगढ़ पीसीएस से ही संबंधित है कि यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा? तो उत्तर है कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है, कैसे? देखिए, अपने नगर क्षेत्र के निर्वाचित सभी वयस्कों द्वारा? नहीं। अपने नगर क्षेत्र के निर्वाचित सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा? सही है।
नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, सही नहीं है। और अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से, तो 2 और 4 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका अध्यक्ष का निर्वाचन अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में शामिल सभी निर्वाचकों के द्वारा और नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से किया जाता है। आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 यथा संशोधित के प्रावधानों के तहत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में शामिल सभी निर्वाचकों द्वारा, जो कि उस नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचक भी होते हैं, किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप देखिए कि नगर और कस्बा और स्थानीय निकाय। लखनऊ क्या है? तो लखनऊ छावनी परिषद। दोस्तों, लखनऊ छावनी परिषद बिल्कुल सही है। कानपुर नगर निगम है, बिल्कुल। गाजियाबाद नगर पालिका परिषद, तो ये सही नहीं है क्योंकि गाजियाबाद नगर निगम है। काकोरी नगर पंचायत, बिल्कुल सही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लखनऊ भी नगर निगम है। तो आप जान लीजिए, गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद नहीं बल्कि नगर निगम है। इसके अलावा दोस्तों, लखनऊ नगर निगम के साथ साथ छावनी बोर्ड या छावनी परिषद भी है। अगला प्रश्न है, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किसके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं? ऑप्शन देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति, राज्य वित्त आयोग, राज्य संपत्ति और कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। तो 1, 2 और 3 दोस्तों, 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आप जान लीजिए कि राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के, राज्य वित्त आयोग 243 आई और नगर पालिकाओं के लिए 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो प्रावधान किए गए हैं उसमें राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला नियोजन समिति। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किस चीज़ों की व्यवस्था करता है? देखिए, जिला योजना समितियों का गठन, ये सही नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की और राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की। 2 और 3 आपके सही उत्तर हैं। जिला योजना समितियों के गठन करने की बात क्यों नहीं है? तो जिला योजना समितियों के गठन की व्यवस्था अनुच्छेद 243 य घ में है, जो कि संविधान के 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है। प्रश्न पूछा गया है 73वें से। तो याद कर लीजिए दोस्तों, देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में अनुच्छेद 243 से 243 अण तक पंचायतों के संबंध में व्यवस्था की गई है। इसमें अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने की और अनुच्छेद 243 के तहत राज्य वित्त आयोगों के स्थापना की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित और पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है 20 और 5। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZD के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। इसमें उपबंध है कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक योजना आयोग समिति का गठन किया जाएगा। और इस समिति की सदस्य संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। राजस्थान में 25, बिहार में 34, उत्तर प्रदेश में अधिकतम 40, छत्तीसगढ़ में 20 है। तो ये प्रश्न राजस्थान PCS में पूछा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा 20 और राजस्थान में 20 और 5 यानी 25। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति के गठन से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 243 य घ या 243 ZD। अगला है कि निम्नलिखित पंचायतों में किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में शामिल किया गया है? तो आप देखिए, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत तीनों को। दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति 1999 के अनुसार जिला योजना के अंतर्गत ऐसे विषय समाविष्ट होंगे जो यथास्थिति ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम
1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 और नगरीय क्षेत्रों के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में प्रमाणित किए गए हों, तो ये तीनों ही विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किसका प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर देखिए, नगर पालिका समितियाँ इनका प्रावधान नहीं है, वार्ड समितियाँ, महानगर आयोजना समितियाँ और जिला योजना समितियाँ। तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्रश्न है, इसमें ऑप्शन डी 2, 3 और 4 आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति, भारत में महानगर योजना समिति के संबंध में ये प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है, उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। तीसरा है कि उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है, तो ये आपका सही नहीं है, केवल 1 और 2 आपके सही हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZE के तहत देश के प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। फिर भी इसका कार्य विकास योजना का प्रारूप तैयार करके संबंधित सरकार को भेजने तक सीमित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? तो उत्तर है किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। दोस्तों, मनरेगा या नरेगा जो है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। ये अगस्त 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ। इसे 5 अगस्त 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 2 फरवरी 2006 से लागू करके आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इस योजना का प्रारंभ किया गया। 2 अक्टूबर 2009 से इसका नामकरण महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया और इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य का कार्य करने के इच्छुक हैं, उनको कम से कम 100 दिन के अकुशल रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो उत्तर है ग्राम पंचायत की। दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सिफारिशों पर विचार करने के बाद एक विकास योजना तैयार करती है और मांग के अनुसार कार्यों के क्रियान्वयन और निष्पादन के लिए स्वयं उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? देखिए, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सहकारिता आंदोलन और सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम। तो सही उत्तर है राष्ट्रीय प्रसार सेवा। दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, देश में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए 1952 में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा यानी NES था, जो 1953 में शुरू किया गया और भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 के कामकाज की जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आगे हम कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध जो भारतीय संविधान में किए गए हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।